चलिए आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा का सेट का प्रकाश टॉपिक लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रकाश की निर्वात में चाल हो गई, तो इसको आपको याद करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या करना है? ये पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? परावर्तन का नियम से क्या तात्पर्य? मान लो ये एक सरफेस है, सतह है, इस पर कोई भी सूर्य से मान लो कोई भी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए कोई भी प्रकाश स्रोत से किरण आ रही है, सूर्य की किरण मान लो आ रही है और इस बिंदु पे लग रही है और एक जाके इस ओर परावर्तित हो जा रही है। तो ये जो आने वाली किरण है इसको अपन क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये जाने वाली किरण जो परावर्तित होकर जा रही है उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सा? परावर्तित किरण। ठीक है ना। और देखो बीच में एक अपन डालेंगे लंब, ये डालेंगे लंब। तो मतलब क्वेश्चन पहला नियम क्या बोलता है? ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। माने आपतन कोण क्या है? देखो आपतित किरण आपतित हो रही है, प्रकाश की किरण, तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तित कोण, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के होता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बराबर, कभी कभी बराबर, माने सदैव बराबर, कभी कभी बराबर, कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अपन टिक लगाएंगे सदैव बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये सतह है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। तो अभिलंब है ये वाला, तो अभिलंब के ये आपतित किरण आने वाली किरण के बीच और अभिलंब के बीच इनमें कोण क्या होगा? आपतन कोण। और ये होगा परावर्तित किरण, और ये वाली परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच वाला कोण होगा परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? बहुत सरल है। आगे बढ़े अब। बिल्कुल। अब बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। सिंपल बात है, जिनका परावर्तन पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। सिंपल बात है। अब देखो, अब बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनाया जाता है? एक तो आभासी बनाया जाता है और एक कैसा बनाया जाता है? सीधा बनाया जाता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है फोकस दूरी? अनंत होती है। इसके बाद समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। मानिए जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार बनता है वो कैसा होता है? वस्तु के आकार पे। मान लो एक वस्तु 5 मीटर की है तो दर्पण में भी है ना कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वो 5 मीटर का ही बनेगा। ठीक है ना। अगला है समतल दर्पण का उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में करते हैं। जो अपने घर में आईना होता है, शीशा, मिरर, उसको उसमें जो दर्पण का उपयोग होता है समतल दर्पण का उपयोग होता है। क्लियर। अब बात करते हैं अगला। समतल दर्पण का उपयोग दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ियों को देखने में किया जाता है। इसका मतलब साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। आ गया समझ में? बिल्कुल। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या कहलाता है? जिस दर्पण में परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। माने जिस पृष्ठ का भाग अंदर की ओर दशा होता है, परावर्तन पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर होता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? एक तो वास्तविक बनता है और एक उल्टा बनता है। सोलर कुकर में, दूरबीन में, सर्च लाइट में, मोटर कार की हेडलाइट में, टार्च, नाक कान गले के इलाज में, दंत चिकित्सा में, सलून में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यानी अवतल जो दर्पण है उसका देखो कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, इतनी सारी जगह, सोलर कुकर, दूरबीन, सर्च लाइट आदि आदि में। ठीक है ना। तो ये हो गया अवतल दर्पण। बिल्कुल। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या है? जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पृष्ठ उठा हुआ होता है।
तो जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पृष्ठ क्या होता है, उठा हुआ होता है। देखो अवतल में धसा हुआ होता है और उत्तल में उठा। देखो उत्तल उठा हुआ, अवतल धसा हुआ, तो उत्तल दर्पण क्या कहलाता है, जिसका परावर्तन पृष्ठ उठा हुआ, तो माने उत्तल उठा, यानी देखो ऊ, देखो यहां देख रहा है ना, ऊ उत्तल यानी उठा हुआ, उठा हुआ, उठा हुआ हो गया। समझ रहे बात को। अब इसका उपयोग कहाँ, पहले तो ये देख लें, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा और बहुत छोटा होता है। इसका साइड मिरर में उपयोग होता है। बिल्कुल, आगे बढ़े। अब बात करते अगला, अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल, ये 8वां नहीं लिखा है, 8वां लिखा है, अथवा पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा, मान लो यदि कोई बीकर लें या कोई बर्तन लें, उसमें मान लो पानी भर दें, क्या भर दें, पानी, और उसमें अगर अपन पेंसिल को डालें तो वो है ना अपन को एक प्रकार से ऐसी मुड़ी हुई, बेंड हुई दिखाई देती, सीधी नहीं दिखाई देती, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि तारे टिमटिमाने का कारण क्या है, तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। बिल्कुल। अब इसके बाद उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने, डॉक्टर द्वारा आंख व कान के इलाज में, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे आदि में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ें। बिल्कुल। अब बात करते हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरण, ये इंपॉर्टेंट है ना परिभाषा है, इसको अच्छे से याद करना है, ये वाला पूरी स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब क्या, मान लो एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश की रेखा, सूर्य की प्रकाश श्वेत प्रकाश की रेखा गुजारते हैं तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। माने जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है ना, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, तो वो अपने आप प्रिज्म में डालो ना तो वो 7 रंग अलग अलग दिखते हैं, ये अलग अलग रेखा में बांटती है, 1 2 3 4 5 6 7। और कौन कौन से, लाल से लेके बैगनी तक, ये लिखे देखो, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और आपको यही 7 रंग है ना काय में देखने को मिलते हैं, इंद्रधनुष में, वो भी यही प्रक्रम है। तो लाल रंग में विचलन सबसे कम तथा बैंगनी रंग में विचलन सबसे अधिक होता है। बिल्कुल। इसके बाद विभक्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। विभक्त रंगों के समूह माने जो ये अपन को जी अलग अलग दिख रहे हैं ना, लाल से लाल, फिर है ना नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये पूरे रंग दिख रहे हैं ना, इनका पूरा समूह क्या कहलाता है, वर्णक्रम कहलाता है। समझ में आ गया ना, तो वर्णक्रम हो गया। बिल्कुल, आगे बढ़े। ठीक है, इसकी बात करते हैं आगे। मानव नेत्र प्रकाश का संवेदी अंग है। मतलब मानव नेत्र प्रकाश का संवेदी अंग है। किसका, प्रकाश, माने जिससे के कारण अपन मानव नेत्र के कारण ही तो कोई भी वस्तुओं को देख पाते हैं, सब चीजों को देख पाते, कोई भी चीज हो सबको देख लेते, किसके कारण, मानव नेत्र के कारण। इसे ये प्रकाश संवेदी अंग है। बिल्कुल। आंखों का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। किसके रंग पर निर्भर करता है, आंखों का रंग, आइरिस के। अब आगे बात देखें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र की कॉर्निया में प्राप्त होती है, यानी कॉर्निया में जाती हैं, तथा अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांचाभ द्रव से होती हुई रेटिना तक पहुंचती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा बनता है प्रतिबिंब में, उल्टा, रेटिना पे क्या है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। किसके द्वारा, प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको बता दिया गया है इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके बाद ये 3 दृष्टि दोष में से कहीं ना कोई क्वेश्चन तो आता है कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या होता है, नाम पे नहीं जाए, ये बोला निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट यानी पास का, दृष्टि यानी देखने वाली क्षमता, और दोष यानी गुण माने खराबी। तो निकट की दृष्टि में खराबी, नाम पे तो ये हो रहा है, लेकिन नाम से ना जाओ, नाम से ये विपरीत है, इसका नाम से पे नहीं जाना अपन को। निकट दृष्टि दोष से नाम समझ में आ रहा है कि पास की दृष्टि में दोष है, जबकि ये उल्टा होता है कि पास किसी यह दृष्टि दोष में पीड़ित को निकट का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर का नहीं दूर का दिखाई नहीं देता। इसका मतलब जो बोल रहा है वो नहीं है। मान लो इन्होंने बोला ना निकट दृष्टि दोष, मान पास का खराब दिखना चाहिए, लेकिन
ये होता है दरअसल पास का तो अच्छा दिखता है लेकिन दूर का खराब, माने जिसका नाम दिया गया हो वो सही है बाकी गलत है। माने निकट दृष्टि दोष माने अच्छे निकट का पास का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये निकट दृष्टि दोष। अगला आ गया दूरदृष्टि दोष, तो वही बोला आपने, नाम पे मत जाओ। दूरदृष्टि दोष माने दूर का दिखाई नहीं देना चाहिए, दूरदृष्टि दोष माने दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन गलत बात है, दूर की नहीं, दूर का तो अच्छा दिखेगा लेकिन पास का अच्छा नहीं दिखेगा। देखो समझने की बात है, जो बोला है वो नहीं है और जो नहीं बोला वो ही है। कैसा? दूरदृष्टि दोष। कहना क्या चाहिए? दूरदृष्टि दोष माने दूर का दृष्टि अच्छे से नहीं दिखा रही है, दोष खराब माने दोष है, खराबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर? अब आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा यानी होती वृद्धावस्था, बुढ़ापा, तो उसमें क्या होता है, ना तो पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। तो यह वृद्धावस्था में पीड़ित व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें पास तथा दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़े, ये तीनों दोष समझ में आ गया। हाँ, अब बात करते हैं आगे सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, किन्हों को? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। किसी सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण तथा उस सतह से परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये अभी हमने पहली बता दिया था परावर्तन के नियम में। मान लो ये सतह है, इससे आने वाली सूर्य की प्रकाश से आने वाली किरणों को आपतित किरण, और ये अभिलंब और जाने परावर्तित माने परावर्तन होकर जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद आया है वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बताओ कौन से प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो दांतों के उपचार करते हैं दंत चिकित्सा में, उनमें किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद आगे बढ़े। बिल्कुल। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना, कितनी मीटर दूरी है? न्यूनतम कितनी दूरी है मानव नेत्र के लिए? स्पष्ट रूप से ये न्यूनतम दूरी है, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम तो अनंत होती है लेकिन न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं, भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक युक्ति उपयोग होता है। तड़ित माने बिजली के लिए, जब अपन बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना तो उनमें तड़ित चालक लगाया जाता है ताकि बिजली गिरे तो वो सीधा कहाँ हो जाए? अंडरग्राउंड हो जाए। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। हालांकि ये थोड़ा सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है लेकिन तो भी विज्ञान में बताया जाता है तो इसलिए भूपर्पटी बता दिया कि पृथ्वी की सबसे ऊपर परत होती है भूपर्पटी। इसके बाद किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। माने भूकंप की तीव्रता को, कितना तेज है, कितना स्लो है, कैसा है भूकंप, उसका पैमाना होता है रिक्टर पैमाना। जैसे मान लो अपन दूध होता है, दूध लेते हैं तो उसको क्या किस में मापते हैं? ml मिलीलीटर में, या तो मापते हैं लीटर में। इसी प्रकार से भूकंप की विनाशी तीव्रता को कैसे मापते हैं? रिक्टर पैमाने से मापते हैं। समझ में आया बात को? बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़े। हाँ, पृथ्वी के अचानक कांपने को भूकंप कहते हैं। भूकंप क्या है? पृथ्वी जब अचानक कंपन करने लगती है, कांपने लगती है, थरथराने लगती है, तो इसके कारण है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? इस आपदा को भूकंप कहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने ये टॉपिक कर लिया प्रकाश वाला। तो अब इसके आने वाले लेक्चरों में अपन रसायन शास्त्र पर बात करेंगे क्योंकि भौतिक शास्त्र अपनी कंप्लीट हो गई है। तो आपको अच्छे से लेक्चर देखना है सीक्वेंस से और अच्छे से तैयारी करना है। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।